अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का 10th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम है अभी तक आपको या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम टू सेम वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी, मतलब कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। पीछे था एक्स और यहाँ पर हमारे पास ए दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह से लेट की थी वैल्यूज़ और उसके बाद फाइंड आउट कर ली थी इन्वर्स फाइंड आउट करके, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी किया जाएगा। लेकिन आप ये बात याद रखें कि प्रीवियस क्वेश्चन का जो ऑर्डर था वो 2/2 था। आज का जो क्वेश्चन है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है 3/2। इसका मतलब है जब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता है तो ये बात आपने याद रखनी है कि उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका तरीका भी बदल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेंगे, मतलब कि हम अज्यूम करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। सो मैं यहाँ पर लेट करती हूँ ए मैट्रिक्स की वैल्यू। अब ए की वैल्यू लेट करने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि इसको वैल्यू को हम किस तरह से लेट कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने मल्टीप्लीकेशन की थी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ए जो है ना वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने रूल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन करने का कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ऐसा ही है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख सकते हैं 2 हैं, इसका मतलब है सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी रख लें। मैं यहाँ पर 2 ही रख रही हूँ क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कंडीशन है और वो है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज 2 ही होनी चाहिए, कॉलम आपकी मर्जी है जितने मर्जी रखो। कंडीशन क्या थी? फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। ये देखिए, जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर जो है वो निकाला है। ये हमारा कौन सा लेक्चर था? लेक्चर नंबर 2 था, जिसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। याद आ गया अब आपको? सो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे, इसलिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमने 2 रखी हैं और नंबर ऑफ कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रखने की रीजन क्या है? क्योंकि इससे मुझे मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहेगी, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 2 ही रखी है। 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिया। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ए की वैल्यूज मैंने किस तरह से लेट की हैं। अब मैं ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख दूंगी। पहली जो सी ये तीनों की वैल्यूज हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगी। 5 0 3 -1 0 1। ठीक हो गया। इसके साथ मैं ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? ए बी सी एंड डी। और उसके बाद मेरे पास राइट हैंड साइड पर क्या है? 3 0 7 -7 0 और 2। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके लिख देती हूँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 5 A's आर 5A -1 C's आर -C। ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 B's आर 5B -1 D's आर -D। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 A's आर 0 +0 C's आर 0, इसी तरह 0 B's आर 0 +0 D's आर 0। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 A's आर 3A +1 C's आर C, 3 B's आर 3B +1 D's आर D। ठीक हो गया। ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। और हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 3 -7 0 0 7 एंड 2। क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। ठीक है, इन दोनों के सेंटर में हमने इक्वल का साइन लिखा हुआ है ना, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसी वजह से देयरफॉर
ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिसेस इक्वल है इस वजह से इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल है। मतलब कि 5a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी 5a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गई है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। उसके बाद अगली हम देख लेते हैं। अगला हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3a प्लस सी इज इक्वल्स टू 7। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिख लो, इक्वेशंस ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3a प्लस सी इज इक्वल्स टू 7 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। उसके बाद चलते हैं 5b माइनस डी इज इक्वल्स टू माइनस 7। 5b माइनस डी इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। और उसके बाद लास्ट इक्वेशन है 3b प्लस डी इज इक्वल्स टू 2। क्या आएगा, 3b प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। आपने बहुत ध्यान के साथ ये स्टेप देखना है, क्योंकि ये स्टेप जिसको आ गया उसका पूरे का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपने देखना है सेम वेरिएबल्स किन दो दो इक्वेशंस में मौजूद हैं। वेरिएबल्स का मतलब है ए बी सी डी। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशंस में ए और सी मौजूद है और इन दोनों इक्वेशंस में बी और डी मौजूद है। इसका मतलब है दो इक्वेशंस जो इनको आपको आपस में सॉल्व करवाना है वो ये दो हैं और ये दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऊपर वाली दो इक्वेशंस को देख लेते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर 5a माइनस सी 3a प्लस सी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स को सॉल्व करवाते हो, आपका पहला मकसद ये होता है कि दोनों वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स में से कोई एक कांस्टेंट कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस सी और प्लस सी मौजूद है, ये इजीली खत्म हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं सिंपली करूंगी, मतलब कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इन दोनों इक्वेशंस के साथ, इनको मुझे सिंपली ऐड करवा देना है। सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यही नाम रखे थे मैंने इन दोनों के। अब सिंपली मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 5a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3 और 3a प्लस सी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब आप देख सकते हो प्लस सी और माइनस सी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5a प्लस 3a हमारे पास 8a आ जाएगा। 3 प्लस 7 जो है वो 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर a जो है वो इधर ही रह जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ से 8 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10/8 आ जाएगा। जब आप 10/8 की कटिंग करवाओगे, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/4। ये हो गई हमारी a की वैल्यू। ठीक है। जब भी आपके पास एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है तो दूसरा वेरिएबल निकालना कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। आप सिंपली इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा सी का भी। सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मेरी अपनी मर्जी थी, मैंने इसमें पुट कर दिया। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करोगे तो कोई इसमें गलती नहीं होगी। मुझे इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इस वजह से पुट किया है क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में ए का जो कोफिशिएंट है ना वो छोटा है, तो मुझे थोड़ी कम जो है कह सकते हैं कैलकुलेशन करने पड़ेगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जहाँ मर्जी डालो आंसर सेम ही आएगा। सो 3 यहाँ से एज इट इज आ गया। ए की जगह मैं लिख रही हूँ 5/4। सो मैं लिख देती हूँ 5/4 प्लस c इज इक्वल्स टू 7। अब मुझे सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 5s are क्या हो जाएगा 15 और ओवर का 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस c आएगा इज इक्वल्स टू 7। अब ये 15/4 इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। जब मैं 4 का एलसीएम लूँगी, जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके लिए ज़रा डिटेल में बता रही हूँ। जिनको एलसीएम लेना आता है वेल एंड गुड, ठीक है। जिसके ओवर में कुछ नहीं है आप उसके ओवर में 1 कंसिडर करते हो। सिंपली आप 4 को 1 के ऊपर डिवाइड करो कैलकुलेटर पर और मल्टीप्लाई कर दो 7 से।
ठीक हो गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लीजिए। आप देख लीजिए कि 1 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है, एंड 4 7s are 28। सो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगी 28 माइनस एज इट इज़ आएगा, फिर 4 को 4 पर डिवाइड करो 1 आता है, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आता है। 28 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 13/4। ये वाला एज इट इज़ आ गया। 28 में से 15 माइनस किया तो 13 ओवर में क्या आ गया 4। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास c की। सो c इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास दो जो से कॉन्स्टेंट्स थे उनकी आंसर आ चुके हैं। अब बाकी बचे हैं दो, मतलब कि a और b, जो कि हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में मौजूद थे। इन दोनों में भी आप देख सकते हो ये d जो है वो इजीली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 को मुझे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सिंपली प्लस कर देना है। ज़्यादा मुझे कोई जो है ना इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस करवाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5b माइनस डी इज इक्वल्स टू -7, 3b प्लस डी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब d जो है वो d के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 + 3 मतलब के 8b, -7 + 2 मतलब के 5। ऐसा ही है ना, -7 + 2 आप करोगे तो 5 आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि माइनस का साइन था इस वजह से इस 5 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। 8 इक्वल की दूसरी तरफ क्या हो रहा है, b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके वही 8 जोन सा है ना वो डिवाइड होने वाला है। तो आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/8। जिस भी स्टूडेंट को a और c की वैल्यूज निकालनी आ गई है ना, उनके लिए तो b और d की वैल्यूज निकालना, जिसे कह सकते हैं ना बाएं हाथ का काम होना चाहिए। अब आगे हम क्या करेंगे इसी b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 4 में। अगेन मेरी वही रीजन है कि इक्वेशन नंबर 4 में जो सी कोफिशिएंट है ना b का वो छोटा है। सो इस वजह से मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी, वो पिछले पेज पे चली गई है, इसलिए मैं इक्वेशन दोबारा से लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 4 थी 3b प्लस d इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3 जो थी उसमें b का कोफिशिएंट 5 था, थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, अब 3 तो एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पे मैं लिखूंगी -5/8 प्लस d ऊपर से ऐसे ही नीचे आएगा इज इक्वल्स टू 2। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो -15 आएगा। 3 - 5 -15 ओवर आ जाएगा 8 प्लस d इक्वल्स टू 2। ठीक है, बाकी सब तो वैसे ही लिख लिया। अब -15/8 जो है वो इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो +15/8 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर d तो ऐसे लिखूंगी 2 + 15/8। क्लियर हो गया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम ले लेना है। जब मैं 8 का एलसीएम लूंगी, इसके ओवर में 1 है, 8 को 1 पर डिवाइड करो 8 आएगा, 8 2s are 16 प्लस 8 को 8 पर डिवाइड करो 1 आएगा, 1 15s are 15। 16 को जब आप 15 में प्लस करोगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। 31 डिवाइडेड बाय 8, तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 31 डिवाइडेड बाय 8। आपके पास a के मैट्रिक्स में टोटल 4 ऐसे कॉन्स्टेंट्स थे जो अननोन थे, मतलब कि जिनके वैल्यूज आपको पता नहीं थी, a b c एंड d। ठीक है, अब आपके पास a के उन चारों वैल्यूज के लिए जो है आंसर्स मौजूद हैं। a का आंसर क्या है आपके पास, a का आंसर है 5/4। तो मैं a की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगी जो कि है मेरे पास 5/4। ठीक हो गया। b की जगह b की वैल्यू लिखूंगी जो कि है -5/8 -5/8। c की जगह c की वैल्यू लिखूंगी जो कि है 13/4 और d की जगह d की वैल्यू 31/8। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इतनी डिटेल में इस वजह से करवाया है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन सेम टू सेम इसी तरह से है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं कि वो हमें किस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।